अ, नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार। अ, आज 8 दिसंबर है और आज आज एक बहुत बड़े जन कवि जिनकी आवाज़ जन आंदोलनों में, छात्रों के आंदोलन में, दिल्ली के आसपास जो भी मूवमेंट हो, चाहे जेएनयू में और तमाम जगह, वहाँ पे एक अपनी कविताओं के माध्यम से एक प्रखर आवाज़ और एक जो पुरजोर विरोध दर्ज करने की जो आवाज़ है, जो स्वर है, वो स्वर के ध्वनि रहे हमारे परम जो काफ़ी युवाओं को खास करके जो आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, उनकी जो युवा हैं जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी एक मार्गदर्शक का काम करने वाले कवि जन कवि रामाशंकर यादव विद्रोही की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पे कविता पाठ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कर रहे हैं और उनकी कविताओं का पाठ दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए के छात्र हैं धर्म, जो एक युवा कवि भी हैं और उनकी स्वर में, उनकी आवाज़ में आप जन कवि रामाशंकर यादव विद्रोही की कविताओं को सुनेंगे। उनकी एक काफ़ी कविता बहुत प्रसिद्ध है और उनकी एक कविता जो आप भी फेसबुक और तमाम जगहों पे आपने देखी होगी, सुनी होगी या यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंची होगी, वो ये है कि मैं किसान हूँ, जो नई खेती कविता टाइटल से है। कविता में है कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करते। मैं कहता हूँ गिगले गुगले, जब जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं। और अब दोनों में कोई एक होकर ही रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या तो आसमान में धान जमेगा। तो इस तरह की एक पुरजोर सत्ता, समाज, तमाम जगह जहाँ भी गलतियां हो रही, जहाँ भी समस्याएं हैं, वहाँ पे एक पुरजोर विरोध की तरह अपने विद्रोह दर्ज करने वाले और युवाओं में खास करके जो जन आंदोलन से जुड़े हुए युवा हैं, चाहे वो दिल्ली में और खासकर जेएनयू में जो तमाम उम्र जेएनयू में गुजरी है उनकी, और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम युवा साथी मिलकर उनकी कविताओं को पाठ करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रहे हैं। और तो हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए के छात्र और एक युवा कवि धर्म, तो शेष कविताएं आपको ये सुनाएंगे। इसी तरह जुड़े रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धर्म। सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रेम ठीक आ रहा है और आवाज भी मेरी बहुत ठीक पहुंच रही होगी। बीच में संख्या काफी अच्छी पहुंच गई थी, अभी एक दो लोग चले गए हैं। जितने भी लोग जुड़े वो बीच बीच में कमेंट करते रहे, इससे क्या है उत्साहवर्धन हो जाता है। परिचय मेरा मेरे साथी मिथिलेश ने करवा दिया है। धर्म मेरा नाम है, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए कर रहा हूँ। बाकी कुछ कविताएं मैं सुनाना चाहता हूँ रमाशंकर यादव विद्रोही की, जिनकी पुण्यतिथि आज है। और विद्रोही वो स्वर जो देश भर में गूंजा आंदोलनों में, जगह जगह आपने सुना। गांव में किसान का आंदोलन हो, मजदूर का आंदोलन हो या जेएनयू के छात्रों का आंदोलन हो, विद्रोही हर जगह उपलब्ध थे, हर जगह मौजूद थे, हर जगह उन्हें सुना गया और उनकी कविताओं को कोट किया गया। उनकी कुछ कविताओं को लेकर आज मैं आपके बीच आया हूं, जो मेरी पसंदीदा कविताएं भी हैं। क्योंकि मैं खुद भी कवि हूं तो थोड़ा सा जुड़ता हुआ पाता हूं। जो फहरिस्त कबीर और सरापा से जो चली आई फक्कड़पन की और विद्रोह की, वही स्वर नागार्जुन और जब रमाशंकर यादव विद्रोही में मिलता है तो बहुत कनेक्ट महसूस करता हूँ। तो आज रमाशंकर यादव विद्रोही की कविताएं मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूँ। औरतें एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, वो मेरे पास है। कविता याद नहीं है, इसके लिए माफी चाहूंगा, देख के कविता पाठ करूंगा, लेकिन आप कविता का आनंद लें और वो चेतना अपने अंदर जागृत करें जो कविता में विद्रोही आप तक पहुंचाना चाहते हैं। औरतें। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूब कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मंसूब कर दूंगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिग्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलवा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी।
मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी हैं फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात दोबारा कलमबद्ध करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कुछ भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने 7 बित्ते की देह को एक बित्ते के आंगन में ता जिंदगी समोए रही और कभी बाहर झांका तक नहीं। और जब बाहर निकली तो वह कहीं उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई है मां मेदिनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है, थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, महारानियां जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही हैं, और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाते हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही हो मेरी मां रही हो। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी, और यह मैं होने नहीं दूंगा, रमाशंकर यादव विद्रोही। ये जो कविता मैंने औरतें आपको सुनाई, मेरा तापमान ऊपर चढ़ा। मुझे लगता है जो लोग सुन रहे होंगे उनका तापमान भी एक लेवल ऊपर बढ़ गया होगा, और जो चेतना, जो विचार प्रेषित करना चाहते हैं रमाशंकर यादव विद्रोही जन में, वो आप सब तक पहुंचा होगा। इसलिए जरूरी कविता जो मुझे अंदर तक झकझोर देती है, मैं चाहता था आप सब तक पहुंचे। सुनाने को बहुत कुछ है, कुछ भी मनोरंजन का साधन सुना सकते हैं, लेकिन जरूरी बात पहुंचना बेहद आवश्यक है। एक कविता मेरे पास और है, थोड़ा सा समय आपका और लूंगा। जो लोग जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, और कविता खत्म होने के बाद बहुत अच्छा रिप्लाईज वगैरह आते हैं, लेकिन बीच बीच में भी आप करते रहेंगे तो उत्साहवर्धन उससे होता है। हालांकि जन की कविता में ज्यादा उत्साह की आवश्यकता नहीं, हम तो लड़ेंगे ही और बोलेंगे ही। कविता और लाठी। अब अच्छा, क्योंकि कवि है, मैं ये रमाशंकर यादव विद्रोही की कविताओं की फहरिस्त देख रहा था, तो उसमें कवियों के ऊपर, कविता के ऊपर भी टिप्पणी की गई, व्यंग्य लिखा गया है। ये काम विद्रोही ही कर सकते हैं, इसका आनंद लीजिए और इस चेतना को समझिए। कविता और लाठी कविता का शीर्षक है। तुम मुझसे हाले दिल ना पूछो ए दोस्त, तुम मुझसे सीधे सीधे तबीयत की बात कहो, और तबीयत तो इस समय ये कह रही है कि मौत के मुंह में लाठी ढकेल दूं या चींटी के मुंह में आटा गेर दूं। और आपका मुंह क्या चाहता है आली जनाब? जाहिर है कि आप भूखे नहीं हैं, आपको लाठी ही चाहिए। तो क्या आप मेरी कविता को सौंटा समझते हैं? मेरी कविता वस्तुतः लाठी ही है। इसे लो और भांजो, मगर ठहरो। यह वो लाठी नहीं है जो हर तरफ भंज जाती है, यह सिर्फ उस तरफ भंजती है जिधर मैं इसे प्रेरित करता हूं। मसलन तुम इसे बड़ों के खिलाफ भांजोगे, भंज जाएगी। छोटों के खिलाफ भांजोगे ना, नहीं भंजेगी। तुम इसे भगवान के खिलाफ भांजोगे, भंज जाएगी। लेकिन तुम इसे इंसान के खिलाफ भांजोगे ना, नहीं भजेगी। कविता और लाठी में यही अंतर है। रमाशंकर यादव विद्रोही, क्या टिप्पणी, क्या व्यंग किया है। इसीलिए मेरे पसंदीदा कवि होते हैं रमाशंकर यादव विद्रोही। तुम्हारा भगवान, एक कविता इसी फहरिस्त में, एक कविता हमारे साथी मिथिलेश ने मेरी तरफ की कि इसे और पढ़ो, तुम्हारा भगवान। कितनी प्यारी कविता है, छोटी सी कविता है, 2-4 लाइन में जो बात विद्रोही कह देते हैं वो बड़ा कवि नहीं कह सकता। इसीलिए बड़े कवियों से भी बड़े कवि हैं विद्रोही। तुम्हारे मान लेने से पत्थर भगवान हो जाता है, लेकिन तुम्हारे मान लेने से पत्थर पैसा नहीं हो जाता। तुम्हारा भगवान पत्ते की गाय है जिससे तुम खेल तो सकते हो लेकिन दूध नहीं पा सकते।
ये विद्रोही का तेवर है। इस तेवर से कुछ कुछ परिचय मैंने आपको कराया, कुछ कुछ परिचय हमारे साथी कराएंगे, और कुछ परिचय करना आपकी जिम्मेवारी है कि आप खोज कर विद्रोही को पढ़ें। जो जन के कवि हैं, जो आपके हमारे कवि हैं, जो युवाओं के कवि हैं, जो छात्रों के कवि हैं, जो किसान के कवि हैं, जो मजदूरों के कवि हैं। तो मैं कुछ समय अपने साथी मिथिलेश को भी दूंगा, या उन्होंने जैसे मुझे दिया संचालन करते हुए, कि वो भी कुछ कविताओं का पाठ करें जो उनके हृदय के करीब हो, या जो उनकी चेतना को जाना। आइए मिथिलेश भाई। बहुत सुंदर पाठ किया है धर्म ने, और चूंकि ये कवि हैं तो इनका जो बोलने का अंदाज है, कविता पाठ करने का अंदाज है, अलग से है और दिखता भी है वो चीज़। मेरी बहुत जो सबसे पसंदीदा मेरी एक कविता है रमाशंकर विद्रोही की, वो है नूर मियाँ। काफ़ी छोटी कविता है, ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जो भाव जो विचार इन्होंने इन कविताओं में उकेरा है वो बहुत ही विस्तृत है। सुनिएगा कि आज तो चाहे कोई विक्टोरिया छाप काजल लगाए या साध्वी रितंभरा छाप अंजन, लेकिन असली गाय के घी का सुरमा तो नूर मियाँ ही बनाते थे। कम से कम मेरी दादी का मानना तो यही था। नूर मियाँ जब भी आते मेरी दादी सुरमा जरूर खरीदती। एक सीख आंखों में डालो, आंखें बादल की तरह भर्रा जाएं, गंगा जमुना की तरह लहरा जाएं, सागर हो जाए बुढ़िया की आंखें, जिनमें कि हम बच्चे झांके तो पूरा का पूरा दिखे। बड़ी दुआएं देती थी मेरी दादी नूर मियाँ को और उसके सुरमे को। कहती थी कि नूर मियाँ का सुरमे की बदौलत ही तो बुढ़ौती में बितौनी बन के घूम रही हूँ, सुई में डोरा डाल लेती हूँ, और मेरा जी करे कि कहूँ, अरी ओरी बुढ़िया, तू तो है सुकन्या और तेरा नूर मियाँ है चवन ऋषि। नूर मियाँ का सुरमा तेरी आंखों का च्यवनप्राश है, तेरी आंखें नहीं दीदा है। नूर मियाँ का सुरमा सिन्नी है, मलीदा है। और वही नूर मियाँ पाकिस्तान चले गए, और वही नूर मियाँ पाकिस्तान चले गए। क्यों चले गए पाकिस्तान नूर मियाँ? कहते हैं कि नूर मियाँ के यहाँ कोई नहीं था, तो क्या हम नहीं होते थे नूर मियाँ के? नूर मियाँ क्यों चले गए पाकिस्तान बिना हमको बताए, बिना हमारी दादी को बताए? नूर मियाँ क्यों चले गए पाकिस्तान? अब ना वो आंखें रही और न वो सुरमे। मेरी दादी जिस घाट से आई थी उसी घाट गई। नदी पार से ब्याह के आई थी और मेरी दादी नदी पार ही चली गई। जब मैं उनकी राखी को नदी में फेंक रहा था तो लगा कि ये नदी नहीं, मेरी दादी की आंखें हैं, और ये राखी नहीं, नूर मियाँ का सुरमा जो मेरी दादी की आंखों में पड़ रहा है। और इस तरह मैंने अंतिम बार अपनी दादी की आंखों में नूर मियाँ का सुरमा लगाया। नूर मियाँ का सुरमा, छोटी सी कविता, लेकिन इसमें जो भाव और अपनी दादी को याद करते हुए एक जरूरी जो बात कह दी है, जो आज धर्म का जो खेल खेला जा रहा है सत्ता के द्वारा और तमाम जगह, और ये जरूरी कविता जो मैं आपके सामने पढ़ा। एक अच्छी सी कविता, एक बहुत ही सारी कविताएं की फहरिस्त जो हमारे पास है वो आंदोलनों की कविता है। आप इसे मंच पर चढ़ के नहीं पढ़ सकते। ये मंच पे पढ़ने वाली कविता से ज्यादा ये आंदोलन की कविता है। सड़क पर जाकर उतर के सीधा संवाद करती है जनता से। आंदोलनरत जितने भी युवा या फिर जो भी साथी हैं उनसे, किसानों की बात करता है, किसानों आंदोलन पे जो बात करती है, वो तमाम जगहों पे जाके इनकी कविताएं ये विद्रोह उत्पन्न करती है। जो भी गलत हो रहा है समाज में, देश में, गरीब गुरबा, मजदूर, किसान, औरत, तमाम वर्गों के खिलाफ, जो भी अन्य वर्ग भी हैं, तमाम वर्गों के खिलाफ जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ एक पुरजोर आवाज की तरह विद्रोह उत्पन्न करने का काम इनकी कविताएं करती है। एक बहुत ही सुंदर कविता है, बीड़ी पीते बाघ। ये बहुत ही मुझे काफी पसंद है कि अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं,
बताऊंगा तो आप डर जाओगे कि मेरी सामने वाली जेब में एक बाघ सो रहा है, लेकिन आप डरे नहीं। ये बाघ इस कदर से मैंने ट्रेंड कर रखा है कि अब आप देखें कि मेरे सामने वाली जेब में एक बाघ सो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि बाघ है, सामने वाली जेब में एक आध बाघ पड़े हों। तो कविता सुनाने में भी सुविधा रहता है। लेकिन एक बात बताऊं, आज मैं आप दोस्तों के बीच में कविता सुना रहा हूं, इसलिए मेरी जेब में एक ही बाघ है। लेकिन जब मैं कविता सुनाता हूं उधर जिस तरफ रहते हैं मेरे दुश्मन अकेले अपने ही बूते पर, तो मेरी जेब में एक नहीं 2 बाघ रहते हैं। और तब मैं अपनी वो लाल वाली कमीज पहनता हूं जिसकी कि आप दोस्त ने लोगों ने काफी तारीफ की है, जिसमें सामने 2 जेबें हैं। मैं कविता पढ़ता जाता हूं और मेरे बाघ सोते नहीं हैं, बीड़ी पीते पीते और बीच बीच में धुएं के छल्ले छोड़ते जाते हैं, और बीच बीच में धुएं के छल्ले छोड़ते जाते हैं। इसी तरह और कविताओं की काफ़ी फेहरिस्त है, और समय का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए इनकी बहुत सारी कविताएं आप जरूर पढ़िएगा। आप यूट्यूब पे या फिर गूगल कीजिए रमाशंकर यादव विद्रोही, उनकी कविताओं को वहाँ जाकर देखें। यूट्यूब पे उनकी वीडियोज हैं उपलब्ध। हम एक कवि को उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं के माध्यम से ज़्यादा जान पाएंगे। तो उनकी कविताओं को पढ़िए, उनकी रचनाओं को यूट्यूब या फिर गूगल कीजिए, उनको पढ़िए, उनको देखिए, उनको सुनिए। ये कवि जब अपनी कविताओं को, ये जो रमाशंकर यादव विद्रोही कवि हैं, ये जब अपनी कविताओं को जब पाठ कर रहे होते जन आंदोलन में, चाहे वो यूजीसी मूवमेंट हो या फिर तमाम जगह जेएनयू के बच्चों स्टूडेंट के अधिकारों की बात हो, या फिर बाहर किसानों की बात हो, या फिर महिलाओं की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, तो हर जगह इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और एक विरोध जो भी ताकतवर सत्ता होती है उसके खिलाफ इन्होंने उठाया है। तो आप उनकी कविताओं को, उनको पढ़ें। उनकी छोटी सी कविता पढ़कर मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। उनकी एक है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए नहीं कि तुम बहुत सुंदर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए कि तुमसे तुझे जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि क्रांति होगी। धन्यवाद दोस्तों।